कि दिल के बिजली के निज़ाम के स्पेशलिस्ट हैं। हार्ट की मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं जिनमें उसके 3 सिस्टम्स होते हैं। कार्डियल सिस्टम होता है जो हार्ट अटैक कॉज करता है, पट्ठे का प्रॉब्लम होता है जिसमें हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, और फिर बिजली का निज़ाम होता है जो हार्ट को एक्चुअली चलाता है। तो हार्ट में भी इसी तरह से एक ऐसे नोड होता है जो 4 खाने होते हैं हार्ट के। ऊपर वाले खाने में वो नोड होता है जो चलाता है। और 50% ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ हार्ट रिदम। पाकिस्तान में सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में बातें की जाती हैं। दुनिया में ग्लोबल जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें 2 से 5% कहा जाता है कि रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं। जो साइनस नोड है उसको नॉर्मली हर इंसान को 60 से 100 के बीच में उसने इम्पल्स निकालनी है हर मिनट में। तो हार्ट फेलियर की वजह से भी रिदम ख़राब हो सकता है और रिदम ख़राब होने की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब सईद है और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान जो कि दिल के बिजली के निज़ाम के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द रिदम्स जो कि हमारे दिल के साथ रिलेटेड होते हैं और जनरल पब्लिक हमारी आवाम इसको किस तरह अप्रोच कर सकती है। अ, आप थोड़ा-सा हमें प्लीज़ बता सकते हैं कि मुख्तलिफ दिल की क्या तकलीफ़ हैं जो हमें देखें, जब हम पेश आती हार्ट हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं तो जनरली पब्लिक ये बिलीव करती है कि भाई आर्टरीज़ जो हैं उनमें क्लॉट बन जाए, हार्ट अटैक होता है, उसको हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। लेकिन हार्ट की मुख्तलिफ डिज़ीज़ेज़ होती हैं जिनमें उसके 3 सिस्टम्स होते हैं। कार्डियल सिस्टम होता है जो हार्ट अटैक कॉज़ करता है, पट्ठे का प्रॉब्लम होता है जिसमें हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, और फिर बिजली का निज़ाम होता है जो हार्ट को एक्चुअली चलाता है। तो इन तीनों की बीमारी हो सकती है, एंड जब सबको मिलाया जाता है तो उसको हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। ठीक है। सो सिर्फ ये आर्टीरियल सिस्टम और हार्ट अटैक यही प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की। तो सर, आप थोड़ा-सा इस बारे में और फ़र्दर बता सकते हैं कि ये रिदम प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एग्ज़ैक्टली? देखिए, हार्ट जो है उसके बीच में एक डिस्क्रीट नोड होता है। जिस तरह से घर में, मैं घर की मिसाल आपको दे देता हूँ। बिजली आ रही होती है बाहर से, यानी कि कराची इलेक्ट्रिक से अगर बिजली आ रही है वो फिर आती है घर में, वो एक जंक्शन बॉक्स के ज़रिए दाखिल होती है और उसके बाद फिर वायर सारे कमरे में जाती हैं। तो हार्ट में भी इसी तरह से एक ऐसे नोड होता है जो 4 खाने होते हैं हार्ट के। ऊपर वाले खाने में वो नोड होता है जो चलाता है। तो अगर हमारी बीट 72 मिनट पर मिनट चल रही हैं तो वो जनरेटर चला रहा होता है। जनरेटर से इम्पल्स जाती है, बीच में एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है जो ऊपर से नीचे बिजली का की इम्पल्स को फेंकता है, और नीचे पर 3 फिलामेंट्स होते हैं, आप कह लें 3 तारें होती हैं जो हार्ट को चलाती हैं। इनमें प्रॉब्लम आ सकती है एट एनी लेवल, और जनरेटर की लेवल पे भी आ सकती है, जंक्शन बॉक्स के लेवल पे भी आ सकती है, और तारों के लेवल पे भी आ सकती है, जिसकी वजह से हार्ट में, जिसे आप कहते हैं, उसका रिदम ख़राब हो सकता है। अब रिदम तेज़ भी हो सकता है, रिदम स्लो भी हो सकता है, और रिदम के ख़राब हो जाने की वजह से, अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट को चूँकि एफिशिएंटली वर्क करना है, तो ज़रूरी ये है कि हार्ट कि जो इम्पल्स है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में एक सर्टेन टाइम ले। अगर उससे ज़्यादा डिले आ रहा है टाइम में, तो हार्ट जो है उसे हम डिससिंक्रोनस कहते हैं, यानी कि उसकी एक दीवार अंदर आएगी, दूसरी बाहर चली जाएगी। तो वो जो स्क्वीज़ के लिए दोनों का एक वक़्त में अंदर आना ज़रूरी होता है, वो अगर वो ख़राब हो जाए तो उससे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी उस कैटेगरी में आती हैं जिसे हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स कहते हैं। और 50% ऑफ हार्ट डिज़ीज़ इज़ हार्ट रिदम। पाकिस्तान में सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में बातें की जाती हैं, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी ऐसे एज पे इफ़ेक्ट करती हैं इंसान को जब वो अर्निंग पोटेंशियल उसका बहुत ज़्यादा होता है, और फैमिली को बड़ा नुकसान होता है अगर जान जाए या वो डिसेबल हो जाए। बट रिदम प्रॉब्लम 50% है, और वो अक्रॉस, यानी कि बच्चे से लेके 90 साल के बुज़ुर्ग को ये प्रॉब्लम हो सकती है इक्वली। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा बड़ा है। सर, इसी बारे में अगर मैं आपसे और डिटेल में पूछूं कि पाकिस्तान में ये बीमारी जो है कितनी प्रेवलेंट है, कितनी मैग्नीट्यूड पर है तो ये? इस हाँ, सो ये बहुत अच्छा सवाल है। जो रिदम प्रॉब्लम है वो आप समझ लें कि अगर आप जनरल पॉपुलेशन तमाम पाकिस्तानियों को ले लें, तो दुनिया में ग्लोबल जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें 2 से 5% कहा जाता है कि रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर लेट्स से हम 5 नहीं लेते, 2% भी ले लें, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर हम 200 मिलियन भी मान लें, तो तकरीबन ये कि 40 लाख के करीब या 4 मिलियन के करीब पॉपुलेशन पाकिस्तान में जिनको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसको समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर पॉपुलेशन वाइज़ देखी जाए तो दुनिया की कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी है 40 मिलियन, जैसे आइसलैंड हो गया। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का पाकिस्तान में, अगर हम इसको वाक़ई एड्रेस करें। ठीक। सर, जिस तरह आपने बात की कि हमारे
जो दिल की रफ़्तार है वो तेज़ भी हो सकती है और हल्की भी हो सकती है। तो अगर आप हमें इसके बारे में बताएँ कि स्लो रिदम्स या ये जो जिसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं वो एग्ज़ैक्टली होता क्या है? देखिए जो साइनस नोड है उसको नॉर्मली हर इंसान को 60 से 100 के बीच में उसने इम्पल्स निकालनी है हर हर मिनट में, और वही जो है हार्ट को चलाती है। कभी-कभार ऐसा होता है उसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। कभी कोई दूध की प्रॉब्लम, जैसे थायरॉइड आपका है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम हो जाए, या आपने दवाएँ ले रहे हैं आप जो साइनस नोड के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, या ओल्ड एज के साथ-साथ ज़ंग लग जाता है, जैसे तारों को, इसी तरह से हार्ट की बिजली के निज़ाम को भी काइंड ऑफ ज़ंग लग सकता है और उससे स्लो हो सकता है। तो अगर जनरेटर ही स्लो हो जाए और 50 से नीचे रहना शुरू हो जाए, तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। अगर वो सिम्पटम्स उसके साथ आने शुरू हो जाएँ, यानी कि हार्ट नीचे चल का रेट नीचे चला गया, उससे आँखों के सामने अंधेरा, चक्कर या गिर जाना, ये वाली चीज़ें शुरू हो जाएँ, फिर उसका इलाज जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ना सिर्फ़ ये कि मेन जनरेटर, अगर जंक्शन बॉक्स जो दरमियान के हिस्से में एक नोड लगा हुआ है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हम उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, या कंप्लीट एवी ब्लॉक कहते हैं कंडीशन में। उसमें पेसमेकर वगैरह डाले जाते हैं, तो वो भी लोगों में होता है और उसके भी यही तकरीबन कॉज़ होते हैं। रिवर्सिबल कॉज़ होते हैं, तो पहले हम तशख़ीस करके उन कॉज़ेज़ को दूर करते हैं, और अगर रिवर्सिबल कॉज़ ना हो तो फिर हमें पेसमेकर डालना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह सर हमारे पास फ़ास्ट रिदम्स होते हैं जिनको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, उसके बारे बिल्कुल। में? जो ये बिजली का निज़ाम है, वो जब ख़राब होता है तो स्लो भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है। तेज़ आम तौर पे नॉर्मल हार्ट्स के साथ भी हो सकता है, और हार्ट अटैक जब होता है, यानी कि पट्टा डैमेज हो जाता है शरेआन की बंद होने की वजह से, तो भी रिदम में यकदम तेज़ी आ सकती है, और कुछ तेज़ियाँ तो ऐसी होती हैं जो जानलेवा होती हैं। तो उस सिलसिले में फिर अगेन हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेज़ हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं, जो ज़िंदगी बचाती हैं जब इस किस्म की चीज़ होती है। तो ब्रैडीकार्डिया जब हार्ट रेट स्लो हो जाए, अ, 60 से नीचे कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 50 से नीचे चला जाए तो ब्रैडीकार्डिया कहें, और अगर 100 से ऊपर मुतवातिर रहना शुरू हो जाए और आप सोएँ तब भी, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट रेट नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आ रहा है और 100 से ऊपर ही रह रहा है, तो फिर हमें उसके कॉज़ ढूँढने चाहिए, तो उसको हम टैकीकार्डिया या टैकीअरिथमिया कहते हैं, यानी कि तेज़ हार्ट। ठीक। सर जब हम लोग रिदम्स की बात कर रहे थे और हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो आपने हार्ट फेलियर का ज़िक्र किया था। हार्ट फेलियर का इस सब से क्या ताल्लुक है? अच्छा, हार्ट फेलियर जो होता है वो उस हम तब कहते हैं, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हार्ट अटैक जब हम कहते हैं, हम अ, शरेआन के बंद होने, खून में लोथड़ा बने, शरेआन बंद हो जाए, पट्टा डैमेज हो जाए, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट फेलियर होता है जब लेट्स से मल्टीपल और कॉजेज़ भी होते हैं, लेकिन अगर हार्ट अटैक ही की वजह से पट्टा कमज़ोर हो गया है, तो उसकी एबिलिटी जो है पंप करने की ब्लड बॉडी में, वो सलाहियत कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उस एफिशिएंसी के कम हो जाने की वजह से पीछे दबाव पड़ता है, और हार्ट के पीछे लंग्स होती हैं, तो लंग्स में ब्लड का जमा हो जाना, या उसे हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, और उस या आम इस्तिलाह में फेफड़ों में पानी आ जाना, हुँ। तो वो आ जाता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर की वजह से भी रिदम खराब हो सकता है, और रिदम खराब होने की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये साथ-साथ चलते हैं। तो द इसमें मतलब कि, तो इसीलिए हार्ट रिदम स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं, वो देख के फिर तशख़ीस की जाती है कि भई रिदम ला रहा है ये प्रॉब्लम हार्ट फेलियर की, हार्ट फेलियर रिदम प्रॉब्लम ला रहा है। फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। ठीक। सर अब हमने बात की कि कभी रफ़्तार दिल की तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है। कोई तरीका है जिससे हम इन चीज़ों को बेहतर आइडेंटिफ़ाई कर सकता है, या वो एक स्टडी हो कोई जिसकी वज़ह से हम प्रॉब्लम को के डायग्नोसिस तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी सिम्पटम्स पे बेस्ड है। आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आपको इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो सबसे आसान तरीका होता है। तो अगर लेट्स से मुझे चक्कर आ रहे हैं, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, या मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं, या मुझे यूँ लग रहा है बीट स्किप हो रही हैं, तो मैं फ़ौरन ईसीजी करा लूँ। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर सिम्पटम्स के दौरान मेरी ईसीजी हो जाती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भई तेज़ रिदम आ रहा है, स्लो रिदम आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा बीट्स आ रही हैं, या कोई मिस्ड बीट्स आ रही हैं, यानी कि पॉज़ आ रहे हैं हार्ट में, तो ये हेल्प करेगा। कभी-कभार ऐसे होता है कि ऐसी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, मैं बुखार चेक कराने गया हूँ, मेरी ईसीजी कर ली है और उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसको भी फ़ॉलो किया जा सकता है। अगर मुझे सिम्पटम्स हो रहे हैं लेकिन उस वक़्त नहीं हो रहे जब आप मरीज़ मेरे पास आता है, तो फिर ऐसी हमें ईसीजी की सर्वेलेंस करनी पड़ती है जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो, तो उसमें होल्टर मॉनिटरिंग डिवाइसेज़ हैं हमारे पास, जो कि हम 24, 48, 72 घंटे के लिए भी, इवन 1 हफ़्ते के लिए भी लगा सकते हैं,
और इसके साथ-साथ लूप रिकॉर्डर्स होते हैं जो 4-4 हफ्ते भी लगाए जा सकते हैं। और अब ऐसी डिवाइसेस भी आ गई हैं जो छोटी-सी होती हैं, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, जो 3 साल तक भी जो आपको डेटा जमा करके दे सकती हैं। तो तशख़ीस समटाइम मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि इसी तरह से सर्वेलेंस करके तशख़ीस की जा सकती है। और ना सिर्फ ईसीजी के अलावा भी ब्लड टेस्ट, जैसे थायरॉइड का टेस्ट मैंने आपसे कहा, बहुत कॉमन सी चीज़ है अनीमिया, कि फ़ौलाद की कमी हो जाती है जिस्म में, स्पेशली यंग लड़कियों में। तो हीमोग्लोबिन नीचे चला जाता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये नहीं हो कि हम सिर्फ रिदम के पीछे लगे हों और हम अनीमिया को चेक ही नहीं करें। तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन, जो सारा ब्लड वर्कअप और एको एको जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, देखने के लिए कि हार्ट का फंक्शन कमज़ोर तो नहीं हुआ। तो ये इतने इंटरडिपेंडेंट हैं सारे सिस्टम्स, कि तशख़ीस के लिए हमें सारे टेस्ट कराने होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जो ईपी, जैसे आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और हार्ट रिदम के टेस्ट हैं, उनमें ईसीजी हो गई, होल्टर हो गया। और फिर हम ईपी स्टडी कर सकते हैं, जो कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं तशख़ीस के लिए शरेयानों की, इसी तरह से हम बिजली के निज़ाम की स्टडी करने के लिए ईपी स्टडी कर सकते हैं। वो भी वैसी होती है जैसे एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी आर्टरी के ज़रिए होती है, ये वेन के थ्रू जाते हैं हम। और उससे फिर हम ये स्लो तेज़ रिदम्स को स्टडी कर सकते हैं, और हमें लैब में पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसको फिक्स किया जा सकता है। ठीक। तो अभी तक जो हमें एक आइडिया हुआ है वो ये है कि अगर किसी को दिल के निज़ाम की मुतासिर होने की वजह से दिल की धड़कन तेज़ या कम हो, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं, उनको पहले रिवर्सिबल कॉज़ेज़ जिनको हम कहते हैं, जो ठीक किए जा सकते हैं। अगर इनमें से इर्रिवर्सिबल कॉज़ेज़ हों, तो उस सूरत हाल में हम लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर तो सकते हैं? उसको फिर हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे स्लो हार्ट और फास्ट हार्ट रिदम बिल्कुल। और हार्ट फेलियर। तो 3 ऐसे वो हैं जिसमें हार्ट रिदम की हम काफ़ी कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो अगर स्लो रिदम है और इरिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकता, और पेशेंट्स को सिम्पटम्स हो रहे हैं, या अगर सिम्पटम्स नहीं भी हो रहे, तो ईसीजी देखकर एक हार्ट रिदम स्पेशलिस्ट बता सकता है कि ये जो हार्ट स्लो रिदम है, इसमें जान जाने का खतरा ज़्यादा है वर्सेस ना है नहीं है। तो अगर है तो फिर हम पेसमेकर डाल देते हैं। पेसमेकर वो डिवाइस है जो कि छोटी-सी डिवाइस होती है, जो जिल्द के नीचे चली जाती है, और 1, 2 या 3 तारें उसकी होती हैं जो वेन के ज़रिए जाती हैं। दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता, 24 घंटे का अस्पताल में आप रहते हैं, और ये चीज़ डाल दी जाती है, तो ये आपके नॉर्मल रिदम को बैकअप करती है। तो जब आपका अपना हार्ट रिदम ख़राब होगा तो ये पेस करेगी, और अगर अपना होगा तो ये खामोश बैठ के देखती रहेगी। तो और छोटी साइज़ में होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के हिसाब से पेसमेकर डालना जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है, उससे पेशेंट की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से फास्ट रिदम को अगर आप ले लें, लेट्स से किसी को हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट फंक्शन जो कि जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन, लोगों को पता है आमतौर पे एको कराते हैं तो ईएफ या इजेक्शन फ्रैक्शन, वो 50% से लेके 65% तक नॉर्मल होता है। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से नीचे चला गया है और हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जैसे अब चोट लगती है तो ज़ख्म बन के स्कार बनता है, उस तरह से हार्ट में स्कार बन गया, तो आप एट रिस्क हैं कि सडनली आपका हार्ट चलते-चलते इतना तेज़ हो जाए कि पंपिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाए, और वो जानलेवा हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में हम एक डिवाइस है जिसको हम आईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, वो डाल सकते हैं। वो होता क्या है, होता पेसमेकर ही है, उसे मैं पेसमेकर प्लस कहता हूँ। पेसमेकर स्लो रिदम्स को डील करता है, जो आईसीडी है वो स्लो रिदम को भी डील कर सकता है, लेकिन प्राइमरीली वो तेज़ रिदम्स को, जानलेवा हद तक तेज़ वाले जो रिदम्स हैं, उनको डील करता है। और कैसे डील करता है? 2 तरीकों से, या तो उसको बिजली का शॉक लगाता है, जैसे फ़िल्मों में बाहर से लगाया जाता है, वो अंदर होता है, वो अंदर ही थेरेपी दे देता है। और अगर रिदम बहुत तेज़ नहीं हो, तो उससे तेज़ पेस करके उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम डिवाइसेज़ डाल के मदद कर सकते हैं। हाँ, फ़ास्ट हार्ट रिदम अगर जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कार्डिया एसपीटी बड़ा कॉमन रिदम है, उसके भी एकदम अब्लेशन प्रोसेस होता है, वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो उस पर बात कर लेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाता है आपका, लेट्स से ईएफ जो है वो 30% से भी नीचे चला जाता है, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि बिजली के निज़ाम में एक तरफ से दूसरी तरफ तक इम्पल्स पहुँचने में अ, माइक्रो सेकंड्स लगते हैं, मिली सेकंड्स लगते हैं, बहुत तेज़ ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वो डिले हो जाए, तो हार्ट डिसिंक्रोनस हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पहले ये 30 पे चल रहा है, जब वो डिसिंक्रोनस होगा तो वो 15 पर 20 पे आ जाएगा। उसको फिक्स करने के लिए हम एक तीसरी तार, 2 तारों के ऊपर एक तीसरी तार भी डालते हैं जो लेफ्ट साइड पे जाती है। तो इसको हम सीआरटी कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइज़ेशन थेरेपी।
इससे ज़िंदगी साइंटिफिकली ज़िंदगी का स्पैन आप बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। लोग जो मतलब कि 6 कदम नहीं चल सकते, वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाते हैं जब ये वाली डिवाइसेज़ डाली जाती हैं। तो हम ये ऑफ़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिवाइस, इन टर्म्स ऑफ अब्लेशन थेरेपी। सो जिस तरह हमने आप डिवाइसेस की बात करी है, अगर हम पहले उसके बारे में बात करें थोड़ी डिटेल में, तो लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं डिवाइसेस के साथ, कि उसके साथ हम फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, हम कहीं एयरपोर्ट पे जा सकते हैं एमआरआई करवाने के लिए, या किसी बिजली की चीज़ के नज़दीक आएँ तो कोई तकलीफ़ इससे हमें होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मिसकंसेप्शन है क्योंकि हम अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स ड्राइंग रूम में डिस्कस करते हैं। अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो पेसमेकर आज के ज़माने में डालने में कोई कबाहत नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो नए पेसमेकर्स आ रहे हैं वो एमआरआई सिक्योर हैं, तो एमआरआई एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है और आप टेलीविज़न, रिमोट, माइक्रोवेव, फ्रिज, वीसीआर जो भी आपके पास है बट अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ एहतियात इतनी करनी होती है कि आप जहाँ आपका अगर लेट्स से डिवाइस इधर डली हुई है, तो आपका कम से कम 6 इंच का या 15 सेंटीमीटर का फ़ासला होना चाहिए और वो भी वही वाला प्रिकॉशन है जो जहाज़ में हम कहते हैं कि फ़ोन बंद कर दें। उससे जहाज़ की जो मैकेनिज़्म्स हैं उनमें ख़राबी पैदा हो सकती है। तो इसी तरह से क्योंकि पेसमेकर बिजली के निज़ाम पे चल रहा होता है, तो फ़ोन की जो इम्पल्स है कभी-कभार वो उसको ऐसे रीड कर सकता है जैसे हार्ट बीट है। तो अगर वो पेसमेकर चला रहा है हार्ट को और उसने पेसमेकर ने फ़ोन की इम्पल्स को एज़ हार्ट बीट रीड करके खामोशी इख्तियार कर ली, तो पेशेंट की जान जा सकती है इस सेंस में। तो लेकिन आजकल के जो अगेन ये पुराने वक़्तों की बात है, आज से 10-20 साल पहले बात सही थी। जो नई डिवाइसेज़ आ रही हैं वो इस पे भी सेंसिटिव हैं कि वो फ्रीक्वेंसी देख के फ़र्क बता देती हैं कि ये इंसानी बीट है या ये इलेक्ट्रिकल नॉइज़ है जो बाहर से आ रही है। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन है, तो अगर आपको पेसमेकर या आईसीडी पड़ा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हाँ, आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है, आप अगर गुज़र रहे हों एयरपोर्ट के स्कैनर से या किसी भी स्कैनर से तो आप उसको वो दिखा सकते हैं। उसमें सिर्फ़ ये होता है कि चूँकि आप गुज़रेंगे, ये मेटालिक डिवाइस है तो वो बीप करता रहेगा और वो समझेंगे टेररिस्ट जा रहा है। बिल्कुल, तो अगर आप कार्ड दिखा देंगे तो सिर्फ बट अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर ड डलवाएँ और उससे आपकी ज़िंदगी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। ठीक। अगर हम एब्लेशन की बात करें सर अ बिट इन डिटेल, तो एब्लेशन के साथ कोई रिस्क है करवाने में इसको, और ये हर सेंटर में अवेलेबल मिलता है या ये स्पेशलिस्ट करते जी। हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये स्पेशलिस्ट करते हैं, हार्ट रिदम स्पेशलिस्ट, उसकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की। और ये 2 साल की ट्रेनिंग, मेडिसिन की ट्रेनिंग, कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के बाद तो मैंने अगर आप अपनी बात करूँ तो मैंने 8 साल ट्रेन किया है और जितने भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में वो इतना ही टाइम गुज़ार के ट्रेनिंग करते हैं, तो आप अब्लेशन करते हैं। अब अब्लेशन प्रोसीजर क्या होता है? उसमें ये होता है कि हार्ट के अंदर बिजली की तारें जैसे हैं, तो शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो ये हार्ट एकदम तेज़ होते हैं, जिसे हम टैकिअर्नियाज़ कह रहे हैं। उसमें एक हल्की तार होती है और एक तेज़ कंडक्ट करने वाली तार होती है, वो आपस में जुड़ी होती हैं। या तो मौरूसी जेनेटिक हों या एक्वायर्ड भी हो सकती हैं हार्ट अटैक के बाद। तो उसको अंदर जाके आप जो हल्की वाली तार है उसको जलाना तो आग नहीं लगाते, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, जैसे माइक्रोवेव में खाना गर्म किया जाता है, उसी तरह से माइक्रो कैथेटर टिप के ऊपर माइक्रोवेव काइंड ऑफ एनर्जी होती है जो इस उसकी प्रोटीन को की कंडक्शन प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देती है, तो फिर वो ख़त्म क्योर हो जाता है। तो कुछ तो रिदम्स ऐसे हैं जो क्यूरेटिव हैं और उनकी सक्सेस रेट 98% 99% तक है और आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को होता है तो आप उस तरफ जाएँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी सक्सेस रेट 60-70% होता है, तो वो फिर नॉलेज पे छोड़ा जाए कि वो कर सकते हैं नहीं। पाकिस्तान में ये नई स्पेशलिटी है, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में हर मेजर सिटी में हैं और हर मेजर सिटी में 1 से 2 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स भी हैं जहाँ ये अब्लेशन थेरेपी जो है ऑफ़र की जाती है। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी तशख़ीस होनी चाहिए और आपको इवैल्यूएट करके एप्रोप्रिएट जो है स्पेशलिस्ट वो डील करें। ठीक। अम, सर डिवाइसेज़ लगने के बाद क्या इनकी मॉनिटरिंग, इनका चेकअप ये ईज़िली अवेलेबल है हमारे मुल्क में? अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपको डिवाइस डलती है तो इस तरह से जैसे आपने नई गाड़ी ली है। डिवाइस जो है वो 1 हफ़्ते, 6 हफ़्ते, 3 महीने, 6 महीने और फिर डिपेंडिंग ऑन कि क्या है पेसमेकर साल-साल और आईसीडी जो हैं और सीआरटी वो 6-6 महीने के ऊपर चेक होने चाहिए। कराची में पेसमेकर क्लिनिक्स हैं हर बड़े कार्डियक सेंटर में।
वहाँ जाके आप चेक करवा सकते हैं। ये इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गाड़ी खरीदी और उसकी कभी ट्यूनिंग भी नहीं कराई, फिक्स ही नहीं उसे कराया, तो वो उसकी लाइफ कम हो जाती है और वो प्रॉब्लम कर सकती है और सडनली प्रॉब्लम कर सकती है। रेगुलर चेकअप्स डिवाइस के होना ज़रूरी है। अगर कोई भी इस तरह की बीमारी के साथ घर में उनको महसूस हो रहा है कि उनकी दिल की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, या उनको महसूस होता है आजकल पल्स ऑक्सीमीटर हर बंदे के पास घर में होते हैं कि बहुत कम हो गई है, तो आप इस हवाले से एक जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इसको किस तरह अप्रोच करें? क्योंकि लोग बहुत जल्दी बहुत परेशान हो जाते हैं इस बारे में। आई थिंक ये सबसे आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूरी इसका वो कन्वर्सेशन का हो गया, और वो है पल्स ऑक्सीमीटर। समझने की ज़रूरत है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो उँगली की जो कैपिलरी सर्कुलेशन है उसकी वेव फॉर्म को पिक करता है और उसमें ऑक्सीजन को देखता है। और अगर हार्ट बीट इर्रेगुलर हो गई है या एक्स्ट्रा बीट्स आ रही हैं जो वक्त से पहले आ जाती हैं, तो उसका चूंकि वक्त से पहले आने वाली बीट जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो बीट हल्की हो जाती है, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो वाली बीट काउंट ही नहीं करता। तो लेट्स से आपका हार्ट रेट 80 पे चल रहा है और हर दूसरी बीट जो आपको एक्स्ट्रा बीट आने लगे, जिसे हम बाइजेमिनी कहते हैं, और अनकॉमन नहीं है, नॉर्मल हार्ट्स में भी आ जाती है, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आपके रिदम को नहीं उठाएगा। आपको बुरा फ़ील होगा कि आपको एक्स्ट्रा बीट्स आ रही हैं और आप समझेंगे आपका हार्ट रेट 40 हो गया है, क्योंकि वो हर दूसरी बीट को काउंट नहीं करेगा। सो अगर आपने पल्स के प्रॉब्लम्स या उससे आप घबरा रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ से चेक करें या पल्स चेक करवाएँ किसी मॉलेज से। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मॉनिटर करनी चाहिए, पल्स या रिदम के लिए वो अच्छी नहीं है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के जो डिजिटल एपरेटसेस हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एक्स्ट्रा बीट या रिदम एबनॉर्मल हो गया है, तो ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाना है, पल्स चेक करवानी है, तो वो मॉलेज पहली दफ़ा मॉलेज के साथ कराएँ, और फिर वो जो भी आपको कहते हैं कि भई घर पे आप कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। ये अनरिलायबल हो जाती हैं इर्रेगुलर हार्ट रिदम डिवाइसेज़ फॉर रिदम, और ये रिदम के लिए नहीं बनी, रिदम के लिए ईसीजी है। आपको वो करनी चाहिए, और मार्केट में डिवाइसेज़ आई हुई हैं जो पे कर सकती हैं। हाँ, एक और चीज़ इसी से कॉरोलरी निकल रही है कि घड़ियाँ आ गई हैं जो कि आपको ईसीजी भी दे देती हैं, और वो तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि घड़ी जो है वो वैलिडेटेड है, इंटरनेशनली रिसर्च हुई है, साइंटिफिक डेटा है। जैसे एप्पल की वॉच है, उस पे ईसीजी जो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिका से ला रहे हैं या दुबई से ला रहे हैं और उसमें ईसीजी का ऑप्शन ऑन है, तो वो वैलिड है। वो आपको अगर कहे कि रिदम खराब हो गया है, तो वो उसमें ये सलाहियत है कि वो पिक कर सकती है। लेकिन हर वॉच नहीं कर सकती, तो जब भी आप खरीदें तो वॉच का लिटरेचर प्लीज़ पढ़ लें उसमें, बिफोर ये कि आप उस पे रिलाय करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच सर। आपकी आज इस कॉन्वर्जेसन और डिस्कशन से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हर बंदे को यहाँ पर अक्सर औकात या किसी को फैमिली मेम्बर को फेस होती है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।